अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग मोस्टली जानते होंगे सारे टाटा ग्रुप क्या है। टाटा ग्रुप जो है वो है बिगेस्ट मल्टीनेशनल जो होगी इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट है और पूरी दुनिया में टॉप 100 के अंदर है मल्टीनेशनल्स। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इन लोगों की क्या स्ट्रगल्स थी, इन लोगों ने कैसे शुरू किया था और कैसे ये आज बन गए हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स पूरी दुनिया के। अगर नहीं तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें न्यू पता चलेंगी आज। जी, तो इन लोगों का स्टार्ट हुआ था बिज़नेस एक कॉटन बिज़नेस की तरह और कॉटन बिज़नेस को एक्सपैंड किया था और पूरी इंडिया पे लेके गए थे जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा जो थे उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन थी इंग्लिश के अंदर, जो उस टाइम में कंसिडर की जाती थी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जो बंदे को मिल सकती है। तो वो उनकी उसकी एजुकेशन के साथ और बिजनेस मैन की तरह उन लोगों ने जो इंडिया के अंदर थे कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा खोले और उनके बिजनेस ओनर बने। लेकिन क्योंकि जमशेदजी टाटा जो हैं वो उधर स्टेप नहीं होने चाहते थे, उन्होंने 4 और प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे अपनी एंड पे। उन्होंने शुरू किया था एक इंस्टीट्यूशन जो था वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में बनाना चाहते थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना चाहते थे, एक स्टील प्लांट बनाना चाहते थे और बनाना चाहते थे एक 5 स्टार होटल जिसमें रेसिज्म ना हो और कोई भी बंदा किसी भी रेस का आ सके। उनके टाइम पे वो बस देख पाए थे कैसे बना था 5 स्टार होटल जो था ताजमहल होटल, जो था फर्स्ट होटल इंडिया में जिसकी इलेक्ट्रिसिटी होती थी। 1904 में जमशेदजी टाटा की पास्ट अवे हो गए थे और उनके सन ने टेक ओवर किया था उनकी जो ड्रीम्स थी और एस्पिरेशंस थी फिनिश करने के लिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टील प्लांट और जो था इंस्टीट्यूशन उनके सन ने फिनिश किया। तो ये सारा होते हुए स्टील प्लांट बना था 1910 में और थोड़े साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी और उसे वर्ल्ड वॉर 1 में इन ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उधर ही स्टील टाटा ने का नाम आता था क्योंकि वो थी मेन सोर्स ऑफ स्टील ब्रिटिश एम्पायर के लिए। 1914 तक इन लोगों की टाटा ग्रुप की 14 कंपनीज बन चुकी थी और वो इंडिया के तो वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स हो गई थी, ना करने के लिए सबसे बड़ी थी। 88 पे दोराबजी टाटा जो जमशेदजी टाटा के सन थे उन्होंने अपनी बिजनेस ओनर की पोजीशन अपने एक कज़न को दे दी, दूर के कज़न को जिसका नाम था जंगीर टटन रतन टाटा सॉरी, जिसका नाम ऑल्सो नोन है मोस्टली जैसे JDR। भी बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने बनाया था एक एयरलाइन जिसका नाम रखा था टाटा एयरलाइन, जो बाद में चेंज हुआ था एयर। ऑल्सो 1945 पे टाटा मोटर्स का फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था जो था लोकोमोटिव इंजन जो ट्रैक्स पे चलता था और वो 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ जैसे आप लोग जानते हैं। और इंडिपेंडेंस में इंडिया ने चूज़ किया था सोशलिस्ट मॉडल क्योंकि जो गांधी थे और उनके एक्टिविस्ट जो सारे थे वो सोशलिस्ट थे। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी एक सोशलिस्ट मॉडल चूज़ किया। इसका मतलब था कि जो बिग कंपनीज हैं उस पर इंडिया का गवर्नमेंट चलाएगी। इसका मतलब था जो टाटा एयरलाइंस थी वो भी गवर्नमेंट के पावर में आ गई। लेकिन जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने JDR टाटा को बोला कि तुम ये एयरलाइन चलाओ और तुम इसके मेन बॉस बनो, लेकिन नाम गवर्नमेंट पे होगी और गवर्नमेंट सारी चीज़ें कंट्रोल करेगी ऊपर से। 1968 पे इंडिया के गवर्नमेंट ने पास किया रूल जो था मोनोपोली एंड सेलेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें था कि जो बिग कंपनीज हैं वो सारी चीज़ें मोनोपोलाइज ना कर दें, जैसे थी टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का काफ़ी बड़ा मोनोपोली था, उसके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी टाटा ग्रुप के लिए क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने उसी साल खोली थी 1968 के अंदर एक कंपनी जो थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और उसी साल ये रूल आया। लेकिन जो JDR टाटा ने किया वो था कि जब जैसे ही सब्सिडियरीज बढ़ती जा रही थी कंपनी के अंदर, जो टाटा सन्स की ओनरशिप थी वो कम करते जा रहे थे। इस तरह जो टाटा ग्रुप था वो मोनोपोली नहीं बन रहा था। इस तरह वो कैंसर एंड रिसर्च ट्रीटमेंट, सॉल्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज भी बनाते गए और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मोनोपोलाइज करने में। 71 में रतन टाटा JDR ने एक और रतन टाटा उसको दी थी असाइनमेंट कि नेल को जो टाटा ग्रुप की कंपनी थी उसको रिवाइव करना है। तो उसने जो ली थी डिसीजन थी कि जो रेडियोस थे वो स्टॉप करने थे बनाने और हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। ये हुआ था कि जो नेल्को की स्टॉक मार्केट थी वो 2% तक नीचे गिर गई थी। लेकिन
रतन टाटा के ये एक्शन के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का, उसके बाद वो 20% पे वापस और इसी तरह रतन टाटा ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दूसरी चीज़ों में भी। और 1991 में वो उन्होंने JDR की चेयरमैन की पोजीशन ले ली। जिस वक्त JDR रिटायर होते हैं चेयरमैन की पोजीशन से, उस वक्त टाटा कंपनी के पास 95 कंपनीज अपने नाम पे थी। और उसी साल 1991 में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि वो लिबरल हो रही है। इसका मतलब है कि वो अपनी मार्केट पूरी दुनिया पे खोल रही है और पूरी दुनिया इंडिया अब अपनी ट्रेड्स करेगी। ये सुन के रतन टाटा ने इमीडिएटली जो ओनरशिप्स थी वो ऊपर की, वो सारी ऊपर की, क्योंकि इंडिया ने अपना कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम शुरू कर लिया था। इसका मतलब था कि अब जो टाटा ग्रुप है वो अपनी पूरी ओनरशिप ले सकता है और मोनोपोलाइज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो ये करके उन्होंने पूरी ओनरशिप्स काफ़ी बढ़ा ली ताकि कोई भी दूसरी कंपनी टाटा ग्रुप्स की कंपनी को छेड़ ना पाए ना ख़रीद पाए। इनफैक्ट जो रतन टाटा ने किया वो था कि उन लोगों ने कंपनीज ख़रीदना शुरू कर ली। इस तरह जैसे है जागुआर एंड लैंड रोवर, जिस पे 2.3 बिलियन पे उन लोगों ने ख़रीदी थी। टेस्ला जो एक इंग्लिश कंपनी थी वो 12 बिलियन पे ख़रीद ली। और एक यूरोपियन जायंट था स्टील का, उसका भी ख़रीद लिया 11.3 बिलियन पे। आजकल का देखें कि टाटा ग्रुप काफ़ी एक्सपेंड हो गई है पूरी दुनिया में। हर जगह कुछ ना कुछ टाटा का होता है। जैसे है जैगुआर, मैंने बोला है, लैंड रोवर, ये ब्रिटिश कंपनी, और यूरोपियन जो स्टील है, इस तरह की चीज़ें फॉर एग्जांपल। इसके अलावा वो इंडिया में भी अपनी चीज़ें बनाते जा रहे हैं ताकि जो इंडिया के मिडिल लोअर क्लास हैं उनके पास भी एक्सेसिबल चीज़ें हों एंड एवरीथिंग, जो उनका हमेशा रहा है माइंडसेट। आजकल देखा जाए तो टाटा ग्रुप है टॉप 20 एशिया का बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स टॉप 20 में आता है, और पूरी दुनिया में टॉप 60 में आता है। ये ओवर पास करता है नाइक को, यूट्यूब को और वॉल्क्सवैगन को, जिनके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि उनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।